हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे बिट्स पिलानी के इस सीरीज में ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस, और यहाँ से बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुल मिला के आज हमारे पास होने वाले हैं 23 क्वेश्चन। ठीक है, तो 23 क्वेश्चन है आज हमारे पास, आप इनको करिएगा। और मैं आपको ये बताना चाहूँ बच्चों, हमने ऑलरेडी एक फॉर्मूला रिवीजन सीरीज बना रखी है, ठीक है, जिसमें हम सारे चैप्टर के फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। ठीक, आप उसको फॉलो करिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वो सीरीज। और शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन की सीरीज। तो करें, दो आइडेंटिकल पार्टिकल हैं जिसका मास m है, वो सर्कल के अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसके बाद कहा जाता है कि उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी। तो देखो बच्चों, जब भी सर्कुलर मोशन होगा, जहां पर भी सर्कुलर मोशन होगा, जब भी सर्कुलर मोशन होगा, तो वहां पर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अगर ये दो मास है, इसकी रेडियस है a दे रखी है इन्होंने, तो इस पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है Fg जो है वो Fc के बराबर होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा Gm²/2a का होल स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल जो होगा वो हो जाएगा m⍵²r। क्योंकि यहाँ पर एंगुलर निकालना है इसलिए हमने ये यूज किया। अगर लीनियर निकालना होता तो हम वहाँ पे v = mv²/r वाला यूज करते। तो यहाँ से एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, ये कैपिटल ही कर लीजिए दोनों। ठीक है, ये m से m कैंसिल हो जाएगा एक, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी Gm/2 का स्क्वायर 4a²a³। तो ये हो गया ओमेगा। नेक्स्ट करें, दो प्लेनेट हैं, आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात देखो। अर्थ के सरफेस पे जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो ये होती है। लेकिन अगर आपसे बात कर दी जाए डेंसिटी के टर्म में, तो डेंसिटी के टर्म में अगर आप मास को ओपन कर दें तो आपका जो फॉर्मूला बनता है मास का, वो क्या बनता है, वो ये बनता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। हमने मास इक्वल टू जो मास है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रख दिया। तो दो का निकालें, अगर v विद रिस्पेक्ट टू a निकालें तो दो की डेंसिटी देखिए, पहले की डेंसिटी, ठीक है, और पहले की रेडियस, और a की डेंसिटी, a का रेडियस। तो अब आपको करना क्या है इसमें, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ½ × 1.5 3/4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर आपका ग्रेविटेशनल लॉ जो है होता क्या है, Gm1m2/r², अगर वो r² की जगह r³ हो गया तो आपको इसमें से कौन सा सही होगा। तो बच्चों, लॉ ऑफ एरिया हमेशा लगेगा, क्योंकि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ये नहीं लगता। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ लॉ तभी लगेगा, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, जब आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ हो। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्या कह रहे हैं कि एक पॉइंट पार्टिकल है, ठीक है, और वो जो पॉइंट पार्टिकल है उसको हेल्ड किया आपने एक्सिस पे, किसी भी रिंग है, तो r डिस्टेंस पे रखा सेंटर से। जब आप उसको रिलीज करेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, जितनी आपकी इनिशियल एनर्जी है वो होती है फाइनल के बराबर। ठीक है, अब दो पार्टिकल के बीच में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, g, दो पार्टिकल हैं तो m अर्थ का मास और m उस पार्टिकल का, अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, √2r। ठीक है, रिंग है तो रिंग में, जैसे रिंग है तो आप जानते होंगे ये अगर r है, ये भी अगर r है, तो ये कितना हो जाएगा, √2r। और फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखो अगर हमने उसको काइनेटिक एनर्जी दी है तो mv², ठीक है, और प्लस जो उसकी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, Gmm/r। जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो Gm m/r। तो यहाँ से आपको v निकालना है। जब आप v निकालेंगे यहाँ से तो क्या निकल के आ जाएगा, v को हम जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा रूट के अंदर 2Gm/r, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 - 1/√2। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। कहते हैं, क्वेश्चन 5 कह रहे हैं कि एक एस्केप वेलोसिटी जो है हमारी, कहाँ, किसी भी प्लेनेट की v है, और एक टनल हमने उसमें बनाई, और उस टनल के रिस्पेक्ट में जो एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है, वो हमारी, जब हमने पार्टिकल को उससे फेंका तो बॉडी उसके सेंटर पे पहुंच जाएगी, तो उसकी स्पीड कितनी होगी।
तो सिंपल सी बात है भैया, जो अर्थ है आपका, उसके सरफेस पे जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो होता है Gm/r, r रेडियस है, और वहीं सेंटर की बारी आएगी तो सेंटर पे होता है 3/2 Gm/r। अब एनर्जी कंजर्वेशन से क्या होगा, इनिशियल एनर्जी 0, जब हमने उसको फेंका काइनेटिक तो ½ इक्वल टू उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है सरफेस माइनस सेंटर। तो सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा v² इक्वल टू आपका m से तो m कैंसिल हो जाएगा 2Gm/r, और ब्रैकेट में हो जाएगा 3/2 - 1। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, Gm/r, और इसको एस्केप के टर्म में बताना है, और एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, √2 Gm/r। ठीक है, अभी क्या है v² है, मतलब ये रूट में आएगा, तो आप बता ही सकते हैं यहाँ से जो एस्केप हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू होगी एस्केप वेलोसिटी की, उसमें 2 की कमी है, तो v/√2 आपका करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि अगर जो हमारा इफ़ द अर्थ इज एट 1/4 ऑफ इट्स प्रजेंट डिस्टेंस, जो प्रजेंट डिस्टेंस है आपकी अर्थ की, वहाँ से अगर वो 1/4 हो जाए, ठीक है, उस डिस्टेंस से कितनी हो जाए 1/4, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना होगा, तो केपलर थर्ड लॉ क्या होता है कि जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो उसके रेडियस, या आप बोल सकते हो सेमी मेजर एक्सिस के 3/2 के प्रोपोर्शनल होता है, या स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड जो होगा वो क्यूब ऑफ रेडियस या सेमी मेजर एक्सिस के प्रोपोर्शनल होता है। अब आप खुद ही बताइए, जो डिस्टेंस है वो अगर प्रजेंट डिस्टेंस के, मान लो r1 है, प्रजेंट के कितनी हो जाए, अगर 1/4 हो जाए, तो आप बताइए कि जो उसका टाइम ड्यूरेशन है वो कितना हो जाएगा, इसका 1/4 निकाल लीजिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका 1/8 ऑफ द प्रजेंट ईयर। ठीक है, इसमें रख दीजिए, निकल के आ जाएगा। आगे कह रहे हैं द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ मास m एट अ हाइट इतना फ्रॉम, ये पूछ रहे हैं, तो ये भी हमने फॉर्मूला रिवीजन में बहुत बार किया था। तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए, मान लीजिए आपका अर्थ है, ये आपका एक अर्थ का स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, और इसमें जो ये हमारी रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, रेडियस है, और ये h हाइट है जहाँ पर आपसे पूछ रहा है। h कहाँ से है, यहाँ से सरफेस से। ठीक है, तो कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इतना, रेडियस r ही कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि कितनी होगी। ठीक है, तो भैया पोटेंशियल एनर्जी आप ये देखिए कि ये सरफेस पे कितनी होगी, ठीक है, और उसके बाद ये कितनी होगी। ठीक, और h की वैल्यू क्या है, r ही। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। ये h इक्वल टू होना चाहिए था ना, h इक्वल टू r ही। तो आप जब इसको निकालोगे ना, इसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसका मास m है और जिसका भी आप निकाल लें उसका m1 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ जो भी है m1/re, और यहाँ पे हो जाएगा g मास ऑफ अर्थ, और ये m1, और ये हो जाएगा re + h। तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा Gm, जो भी m1, m आपका अर्थ का मास है, /2 r रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसको ध्यान से देखिए, तो ये mg के टर्म में हो जाएगा mgre/2। ठीक है, आप डायरेक्टली इस पर ट्रिक भी है, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको कभी भी डायरेक्टली पूछ ले तो आप इस पर ये भी लगा सकते हैं mgh, ठीक है, 1 + h/r। तो डायरेक्ट अगर आता है तो आप इससे भी लगा सकते हैं। h यहाँ पे r ही है, तो ये r ही हो गया, r ही कैंसिल हो गया, तो 1 और 1 कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे escape velocity from the sun of earth is v, or body projected with velocity 3v, with what constant velocity will it move in interplanetary space। तो आपको वही है, इनिशियल उसके पास क्या है, आपने उसको कितने से फेंका है। एनर्जी कंजर्वेशन के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ½ m² लगाएंगे तो ½ कितना हो जाएगा, 3v का स्क्वायर, प्लस इनिशियली जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी -me/m/re इक्वल टू, जब आपने उसको फेंका तो काइनेटिक एनर्जी एक टाइम के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। आप mv² एज्यूम कर लेते हैं, और ये आपका 0 हो गया। ठीक,
यहाँ से इसको सॉल्व करिए, तो जब सॉल्व करेंगे एम सब जगह है, तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी। वी स्क्वायर को यहाँ से निकाल दीजिए, ये हो जाएगा -2gm, कोई जो अर्थ के एम ही है, अपॉन में आपका हो जाएगा आर रेडियस ऑफ अर्थ, प्लस 9v एस, जो भी वी एस्केप दी है उसका स्क्वायर। ठीक है, अब सबकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। अगर आप इसको भी जी के टर्म में ब्रेक करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, -2GRE प्लस 9 इंटू, और इसकी भी वैल्यू रख देगा जी के टर्म में, तो 2GRE हो जाएगा। देखो एस्केप वेलोसिटी का एक फॉर्मूला तो ये होता है √2gme/RE, और एक होता है आपका √2g, और जी के साथ आप कह सकते हैं √2 नहीं लिखा पहले, 2gr होता है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले हैं एस्केप के। तो यहाँ से अब वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 16, तो वी आ जाएगा आपका 2√2ve। वी कितना आ जाएगा, 2√2ve। ठीक है, 9th क्वेश्चन कह रहा है एक एस्ट्रोनॉट है, एक एस्ट्रॉइड ऑफ मास इतना है। ठीक है, अप्रोच अर्थ इनिशियली एट अ डिस्टेंस 10 विद इतना, इट हिट अर्थ विद अ स्पीड इतना। जब हिट करेगा तो क्या होगा, देखो एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल एनर्जी फाइनल के बराबर हो गई, हर बार वही कर रहा हूँ मैं, और इनिशियल हो गई कितनी, 12mv²। ठीक है, और ये इनिशियल है तो वी इनिशियल कर लेते हैं इसको, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, gm मास ऑफ अर्थ है, और मास ऑफ उस जो भी आपका एस्ट्रॉइड है, और इसके जो बीच के डिस्टेंस है वो है 10RE, इक्वल टू फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 12mvf का स्क्वायर माइनस, और अब जो हमें r की वैल्यू है वो नहीं पता, m मास ऑफ अर्थ इंटू m ओवर r, जो भी है RE हो गया। तो यहाँ से पूछ रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो इसको आपको थोड़ा रीअरेंज करके निकालना था, इसीलिए मैंने ऑप्शन भी रखा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वीएफ निकालना है आपको तो वीएफ निकाल सकते हो यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10, देखो ऐसे जियो स्टेशनरी तो हट गया सिलेबस से, फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ इसको, क्योंकि टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं, क्योंकि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है बच्चों, उस पर भी यही लगता है। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि जियो स्टेशनरी अगर मूव कर रही है 3600 किलोमीटर में, तो टाइम पीरियड ऑफ स्काई सैटेलाइट ऑर्बिटिंग ऑफ फ्यू 100 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो पहले केस में जो टाइम पीरियड है T1 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 3600 किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है, और जो सेकंड वाली सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड अगर T2 है, ठीक, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, T2 हो जाएगा, आपको कितना दिया है, 100 किलोमीटर। ठीक है ना, 100 किलोमीटर कहाँ से, अर्थ के उससे आपका टाइम पीरियड ऑफ स्काई सैटेलाइट ऑर्बिटिंग फ्यू 100 किलोमीटर एबव अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के 100 किलोमीटर ऊपर आपसे पूछा गया है, तो इस पे आर की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी कि आर हम कितना रखें। ठीक है भैया, तो लगेगा तो केपलर लॉ ही, जनरली टाइम पीरियड के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो केपलर लॉ ही लगते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखिए, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे 36 और 100, चलो कर ही लेते हैं सॉल्व, तो T1 या R क्यूब हो गया, तो यहाँ से T2 जो है वो अदर सैटेलाइट का है तो उसका हम R2 ले लेते हैं, ये T2 स्क्वायर, ये भी R2 का क्यूब हो गया। तो जब आप T2/T1 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, R2, या आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे R1 की पावर 3/2। अब आप देखिए जो आपको ये R2 इसमें R1 दिया है वो कितना दिया है, 6400 फ्यू 100 किलोमीटर अबव द ये, तो ये इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम है, तो 6400 किलोमीटर का क्यूब कर लीजिए। इसके बाद इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो T2 और ये हो जाएगा 64, तो आ जाएगा आपका, कर ही लो चलो, 6400, अब ओवर में अपॉन में कितना आ जाएगा, 36 और इंटू T1 कितना, इसकी पावर है 3/2,
और T1 हो गया 24। ठीक है, जियो स्टेशनरी का जो टाइम पीरियड होता है वो 24 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका लगभग 0.08 के आसपास इंटू 24, तो आंसर लगभग 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो एक तरीका तो इसको करने का ये था। एक और है भी, अगर इसमें आप थोड़ा सा बुद्धि लगाएं। ठीक है, पहले हमने क्या किया, हमने ये लगा दिया, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना r की पावर 3/2 लगा दो। दो केस दिए हैं तो T2/T1 इक्वल टू R2/R1 की पावर 3/2 लगा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ इस पर एक थोड़ा सा आप दिमाग भी लगा सकते हैं। क्या, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, फ्यू 100 किलोमीटर कह रहा है ना, तो बहुत कम डिस्टेंस है। तो जो टाइम पीरियड होता है कहाँ पर, अर्थ के बहुत जो क्लोज होता है, ये बात भी आप ध्यान रखना। अगर क्लोजेस्ट टू अर्थ में जब टाइम पीरियड पूछेगा वो होता है 84.6 मिनट। ठीक है, तो टाइम पीरियड इंक्रीज कब करेगा, जब आपकी डिस्टेंस इंक्रीज होगी, कहाँ से, सरफेस ऑफ अर्थ से। ठीक, तो जो फ्यू 100 किलोमीटर कह रहा है उसका जो टाइम पीरियड होगा वो 84.6 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब लगभग 1 से ज़्यादा 2 घंटे आंसर। क्वेश्चन 11 करें, व्हाट शुड बी वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ड्यू टू रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस सो दैट वेट ऑफ द पर्सन्स बिकम 3/5 ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। तो देखिए जो हमें वेट होता है, आप सभी को पता होगा, वेट इक्वल टू होता है mg। ठीक है, अब देखो जो रोटेशन है, रोटेशन की वजह से जो आपका ग्रेविटी में असर पड़ता है वो क्या पड़ता है, mg इफेक्टिव इक्वल टू mg माइनस mr है उसकी रेडियस, ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इक्वेटर पे जो अल्फा है वो 0 होता है, तो हमारा ये आपको दिया है 3/5, आपको जी इफेक्टिव दिया है या वेट जो दिया है 3/5 mg इक्वल टू, ये भी हो गया mg, cos 0 हो गया 1, तो ये हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका ओमेगा आ जाएगा 2g/5r रूट के अंदर, तो g रख लीजिए, r रख लीजिए, g हो गया 10, r कितना हो जाएगा 6400 किलोमीटर। सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स 7 पॉइंट समथिंग आएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, और ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये नीट में भी आया है, जेई में भी आया है और आपका यहाँ भी आ गया है। तो कह रहे हैं कि अगर केपलर लॉ जो है वो आपको बताया है ये होता है करके, तो उसमें जो ये जी और के में रिलेशन होगा वो क्या होगा। तो बच्चों केपलर लॉ जो है ना वो होता है T इक्वल टू 2πr/v। ठीक है, और v की जो वैल्यू होती है वो होती है ऑर्बिटल वाली, और उसकी वैल्यू क्या होती है, जो v है आपका वो होता है √gm/r। ठीक है, r यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है जहाँ पर वो ऑर्बिट सैटेलाइट आपका घूम रहा है, तो 2πr, r ऊपर जाएगा तो r की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 अपॉन में √gm। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा रीअरेंज कर दोगे या t² कर दो दोनों साइड, तो कितना आ जाएगा 4π² r⁻3/gm। तो रिलेशन चाहिए, अगर तुम यहाँ से gm निकालते हो तो gm इधर आ जाएगा। ठीक है, तो gm इक्वल टू क्या आ जाएगा, gm t² इक्वल टू 4π² r⁻। तो ध्यान से देखें अगर, तो ये हो गया gm t² r³ इक्वल टू 4π², और आपको यहाँ पे लिखा है t² इक्वल टू k टाइम्स r³, तो इसकी वैल्यू k हो जाएगी, तो gm k इक्वल टू 4π²। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो कांस्टेंट आता है केपलर लॉ में वो ये है, ये वाला कांस्टेंट है, रूट में आएगा ये। ठीक है, 13 क्वेश्चन कह रहे हैं एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो मूव कर रही है सर्कुलर ऑर्बिट पे अराउंड। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो मूव कर रहा है, अच्छा जी, और सर्कल अर्थ के अबाउट, स्पीड इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द एस्केप वेलोसिटी एंड द हाइट अबव द अर्थ सरफेस कितना होगा। तो देखो सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी आपको सबको पता होगी √2gr होती है, या आपको ये पता होगी कि √2gm/r होती है, और आपने जो स्पीड दे रखी है भैया वो कितनी दे रखी है, एस्केप की आधी। क्लियर है यहाँ तक। तो आप जब किसी हाइट s पे पहुंच गई मान, तो वहाँ पे हमारी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, gm/r + h हो जाएगी।
ठीक है। जैसे अर्थ का सरफेस है, इसकी रेडियस r है और ये h है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, r प्लस h करना पड़ेगा। इस रिलेशन से आप देखें अगर, या इस gm की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दें, कहाँ से, इसकी यहाँ से वैल्यू उठा के रख दें, इससे उठा के रख दें, कहीं से भी रख दें, तो GME की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी अंडरूट GRE स्क्वायर, रूट के अंदर रहेगा ये, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में अपना वही r प्लस h, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए आगे देखिए, अब इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, एक ये सेकंड इक्वेशन है और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड करेंगे, v एस्केप ओवर v ऑर्बिटल आपका हो जाएगा अंडरूट 2r प्लस h ओवर r, ये रूट ऊपर ही ऊपर रहेगा सिर्फ ना, अपॉन में r हो जाए, ठीक हो गया भैया। तो यहाँ पर v नॉट की वैल्यू क्या दे रखी है, अब v नॉट दे रखी है v/2, तो यहाँ पर रखें अगर, तो क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू, या 2 इक्वल टू ही कर लो, रूट नहीं, ये रूट तो पूरा ही रहेगा ना, रूट पूरे में ही रहेगा ऐसे, तो 2 इक्वल टू समथिंग यही आ जाएगा, उसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दोगे तो आ जाएगा 4 इक्वल टू 2 टाइम r प्लस h ओवर r, तो सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो h इक्वल टू r आ जाएगा, ठीक है। 14 क्वेश्चन कर रहा है, देयर इज अ सेल ऑफ मास m, ये एक सेल है जिसकी मास आपका क्या है, m है, और कह रहे हैं कि वर्क डन टू टेक अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम a टू b, और इसमें a टू b, a यहाँ पे बनाया है, b यहाँ पे बनाया है, ठीक है, रेडियस इसकी भैया क्या है, r है, तो a से b जाने में कितना आपसे कह रहे हैं कि वो लगेगा क्या, वर्क डन लगेगा, तो सिंपल सी बात है, कंजर्वेटिव फोर्स में हमारा वर्क डन 0। 15 क्वेश्चन कर रहा है, इफ रेडियस ऑफ अर्थ वेयर टू श्रिंक बाय 1%, अगर रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक करेगी तो क्या होगा, तो आप सभी को पता है g इक्वल टू होता है gm बाई r स्क्वायर, तो डेल्टा g ओवर g क्या हो जाएगा, 2 टाइम डेल्टा r बाई r, ठीक है। परसेंटेज में आप 100 का इंटू कर दो, इसको भी और इसको भी, तो अगर 1% श्रिंक करेगी तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2%, तो 2% इंक्रीज करेगी, एरर हमारे नेगेटिव नहीं होते। 16 क्वेश्चन, अ मैन ऑफ मास m स्टार्ट फॉलिंग टुवर्ड्स अ प्लैनेट m of radius r, as he reaches near to surface he realized that he will pass a small hole in planet, as he entered the hole he see that planet is really made of 2 pieces as spherical cell of thickness इतना और point mass इतना, तो चेंज इन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी होगी, सिंपल सी बात है, ये सेल वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा gm बाई r स्क्वायर, और जो इसका m/3 वाले का है उसमें m/3 इंटू m ओवर r स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर m/3 क्या है आपका, जो हमारा m/3 का सेल में फोर्स होगा इनसाइड वो 0 होगा, आउटसाइड वाले का तो रहेगा ही ना कंट्रीब्यूशन, तो आ जाएगा 2/3 gm m/r स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं। अब देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में पूछ रहे हैं, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में कौन सा सही है, तो कह रहे हैं रिमेन स्टेशनरी गलत है बच्चों, ये घूमते रहती है जैसे अर्थ का रोटेशन होता है, मतलब सेम सेंस होता है, सेम एज अर्थ, जैसे अर्थ आपके मूव कर रही है वैसे ही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मूव करेगी, जिसका टाइम पीरियड होता है 24 आवर, और वेस्ट टू ईस्ट जैसे अर्थ घूमती है वैसे ही ये भी घूमता है, ठीक है। अर्थ के रिस्पेक्ट में हमें ये रुकी हुई लगती है जबकि ये घूमती है। रिवॉल्व लाइक अदर प्लैनेट बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अर्थ, बिल्कुल गलत है, जैसे अर्थ वैसे ये रिवॉल्व अराउंड दैट एट विद द सेम एंगुलर, हाँ बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही है, तो डी भी नहीं होगा। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी एज nth पावर, अगर कह रहे हैं कि फोर्स आपका nth पावर होगा, ये भी आपका जेई का क्वेश्चन था, पता है आपको मैं अगर बताऊं ये 2010 में बिट्स में आया था, और जेई में कब आया था पता है, जेई में आया था ये 2018 में, तो ऐसा नहीं है कि बिट्स वाले जेई की कॉपी करते हैं, कभी कभी जेई वाले भी कर देते हैं। तो जो अगर ये f की पावर r की पावर n होगा ना, तो t आपका r की पावर n+1/2 होता है, ठीक है, आप 1 रख के देख भी सकते हैं, क्लियर है, मैं इसको ड्राइव नहीं कर रहा।
19 क्वेश्चन करा है कि दो प्लेनेट है ए और बी, सेम मटेरियल डेंसिटी है, रेडियस ए बी ये है, तो क्या होगा। तो आपको मैंने अभी भी स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, नहीं सॉरी एस्केप वेलोसिटी होगी, वो रेडियस और डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होंगे। तो ए ओवर बी कर लो। तो ए और बी में कितना है, ए की जो रेडियस है वो ट्वाइस ऑफ बी है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी तो सेम हो गई। 20 क्वेश्चन करें, द रोटेशन ऑफ अर्थ हैविंग अ रेडियस आर अबाउट एक्सिस स्पीड्स अप टू अ वैल्यू सच दैट ऑफ मैन एट एल्टीट्यूड एंगल 60 फील वेटलेसनेस। देखो वेटलेसनेस का मतलब होता है जब आपका एक्सलेशन जी के बराबर हो जाए। तो कह रहे हैं द ड्यूरेशन ऑफ अ डे इन सच केस, इस केस में जो डे का हमारा ड्यूरेशन होगा वो क्या होगा। अब इसके ऑप्शन भी थे टाइप, मैंने जिसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं यहाँ पे उनके ऑप्शन ना टाइप करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो मैंने वो रखे ही नहीं। ठीक है, तो आप देखो वेटलेसनेस मतलब हो गया G0, ठीक है, A इक्वल टू जी। तो रोटेशन की वजह से G इफेक्टिव होता है, G इफेक्टिव होता है आपका G इक्वल माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा। तो वेटलेसनेस तो G इफेक्टिव 0 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर 60। तो यहाँ से ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर 4G बाई आर, तो यह आ जाएगा √2G बाई आर। तो टाइम पीरियड तो आप निकाल ही सकते हैं, T इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो आ जाएगा पाई ओवर √RG। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है 21, कह रहे हैं कि अब देखो ये मैंने इसका भी ऑप्शन नहीं रखे, कह रहे हैं व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ। तो डेप्थ में जो हमारी जी की वैल्यू होती है, ठीक है, डेप्थ में जो जी की वैल्यू होगी वो होती है GD इक्वल टू G1 माइनस डेप्थ ओवर रेडियस। और वहीं अगर हाइट की वजह से आप बात करें तो हाइट की होती है G1 माइनस 2H बाई आर। ठीक है, और वहीं अगर GD इक्वल टू GH पूछेंगे कहाँ पर होगा, वो तब होगा जब डेप्थ हाइट की डबल हो जाए। और वहीं अगर आपसे ग्राफ पूछ लें कि G का रेडियस डिस्टेंस के टर्म में ग्राफ कैसे होगा, तो इनसाइड ऐसे होगा और आउटसाइड ऐसे होगा। ये कब होगा, जब G R से छोटा होगा, ये कब होगा, जब G बाहर से बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर V आपका पोटेंशियल है ड्यू टू अरेंज ऑन द सरफेस और ये है तो क्या होगा। तो देखो जो हमारा पोटेंशियल होता है सरफेस पे वो होता है GM बाई आर, ठीक है, और जो ये आपका कहाँ पे होता है सरफेस पे, और जो आपका सेंटर पे होता है वो होता है 3/2 प्लस ही कर लो 3/2 GM बाई आर। तो आप देख ही सकते हैं ये कितना हो जाएगा 3/2 GM बाई आर को आप डायरेक्ट क्या लिख लीजिए VS। आगे देखते हैं 23 क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भी ग्राफ हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि स्पेरिकल सिमेट्रिक आपका सिस्टम है, ठीक है, और ये जो सिस्टम है भैया इस सिस्टम का कुछ आपको दिया है कि रो इक्वल टू रो नॉट है, इतने के लिए रो नॉट कांस्टेंट है। तो एक टेस्ट मास को अगर आप एक सर्कुलर मोशन में भेजेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड में तो इसकी स्पीड क्या होगी। तो देखिए अगर आपका आर जो पॉइंट है वो रेडियस से कम हुआ तो वहाँ पे जो फोर्स लग जाएगा वो क्या लगता है GMM R अपॉन में R3। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो MB² बाई आर, क्योंकि गोल घुमा रहा है तो MB² बाई आर, और ये किसके बराबर हो जाएगा GMM R ओवर R3। तो यहाँ से आप अगर V को देखें तो V का रिलेशन क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक, अगर आप बात करते हैं कि जब हमारा R से बड़ा हो गया तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा GMM ओवर R²। ठीक है, और ये R² कौन सा आएगा, अब यहाँ पर ये रेडियस नहीं आएगा, ये वाला R आएगा, तो यहाँ पर ये MB² बाई अगर आप R कर दोगे तो यहाँ से एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा V इक्वल टू आ जाएगा 1/√R। तो ये आउटसाइड हो गया, ये इनसाइड हो गया। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, अगर आप ग्राफ बनाएंगे V और R का तो इनसाइड के लिए जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे और आउटसाइड के लिए ऐसे। तो ये थे हमारे ग्रेविटी के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, विशिंग ऑल द बेस्ट।